हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बच्चों करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चंस लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 5 में कंप्लीट कर दिया गया था और मैंने बोला था आपको कि हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उस लेक्चर में वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे और अगर उस वीडियो में ये क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाता तो क्वेश्चंस के साथ साथ वो लेक्चर लगभग 1.5 घंटे का हो जाता, बहुत लेंदी लेक्चर हो जाता। इसीलिए एक सेपरेट लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो आज हम करीब 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से और क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा दैट हम सबसे पहले हम बोर्ड्स और स्कूल लेवल एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस लेंगे हम पहले, उसके बाद हम ब्लॉक और पुली वाले प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक और पुली वाले क्वेश्चंस के लिए ही इस वीडियो पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे जा कर के ब्लॉक और पुली वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम अभी तक नहीं सीखा है उनसे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए फ्री बॉडी डायग्राम फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद, आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास दो मासेस हैं। फर्स्ट मास जिसका मास है 10 ग्राम 10 ग्राम्स, ये मूव करती है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से। और एक दूसरा मास है हमारे पास और ये ब्लॉक का मास है 20 ग्राम और ये भी वेलोसिटी के साथ 2 मीटर एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट करता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। आपको बताना है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है क्या है, हमें फोर्स निकालना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमें पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, इस फॉर्मूले पे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं हम और कब नहीं लगा सकते। यहाँ बच्चों देखो, ये जो मास है, ये मास जिस बॉडी के लिए तुम फोर्स निकाल रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स निकाल रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल मास के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लिखा गया है बच्चों, ये फोर्स तुम्हारा नेट फोर्स है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये नेट एक्सेलरेशन है। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो आप मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्टेंट करोगे, उसके बाद वो फोर्स का वैल्यू यहाँ रखोगे और किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है 3-4 एक्सेलरेशन, तो आप देखोगे कि उसका नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वो देखना है आपको। तो फिर से मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, द एक्चुअल एंड करेक्ट फॉर्मूला इज एफ नेट, दैट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए नेट लिख सकते हैं या फिर ए भी लिखो, समझ आ जाएगा आपको। मतलब यहाँ पे ये है कि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। इज इट क्लियर? जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन को देख करके दैट विच विच रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसके पास ज़्यादा फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉडी के लिए निकाल लेते हैं। पहले बॉडी का मास देखो, F इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ओके। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। इस बॉडी का देखो मास कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे बच्चों, किसी भी वैल्यू को केजी में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 केजी, ठीक है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, यहाँ पे ये वैल्यू SI यूनिट में है, इसीलिए आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी, ये याद कर लो, ठीक है। या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज न्यूटन, ये वैल्यू न्यूटन में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड बॉडी के लिए निकालते हैं। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए।
Now the mass is 20 grams. That means 20 into 10 to the power minus 3 kg. Acceleration is 2. So 20 into 10 to the power minus 3, that will be 2 into 10 to the power minus 2 into 2, that is equal to 4 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. सो कौन सा फोर्स ज़्यादा और कौन सा फोर्स कम है? ऑब्वियसली यहाँ आप देख रहे हो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, मतलब ये हो गया 0.05 न्यूटन का फोर्स और ये हो गया 0.04 न्यूटन का फोर्स. तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, ये ज़्यादा फोर्स, इट विल रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक फुटबॉल है जिसका मास गिवन है हमें 1.25 kg का. एक फुटबॉल है जिसका मास गिवन है हमें 1.25 kg का और ये फुटबॉल अभी रेस्ट पर है. ये इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे पास. जब इस फुटबॉल को किक किया गया, जब इस फुटबॉल को किक किया गया तो इसका वेलोसिटी अचीव हुआ 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब किक करने के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है. वी हैव टू फाइंड इम्पल्स. आपको इम्पल्स निकालना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड इम्पल्स. कैसे करेंगे? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जब ये फुटबॉल रेस्ट पर है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी बताओ, 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. मैंने आपको बताया था इम्पल्स का फॉर्मूला I इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और ये वेक्टर, ये भी वेक्टर. इम्पल्स का सेम डायरेक्शन जो डायरेक्शन फोर्स का होता है. ठीक है, यहाँ हमें फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पर यहाँ ध्यान से देखो, क्या हमारे पास टाइम गिवन है? गिवन नहीं है. क्या हमारे पास फोर्स गिवन है? गिवन नहीं है. तो फोर्स का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही होता है ना, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम. ठीक है, इनटू टाइम. टाइम से टाइम कट गया, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंटम निकालना पड़ेगा. इम्पल्स निकालने का या फिर तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो या फिर तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. हम चेंज इन मोमेंटम किस तरह निकालेंगे? एम वी माइनस यू. यही होता है चेंज इन मोमेंटम. एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन आएगा, एम वी माइनस यू. मास हमें गिवन है 1.25 kg इज द मास. फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो देखो इम्पल्स निकल आया 1.25 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 12.5. इम्पल्स का यूनिट आपको पता है, या फिर आप मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड लिखोगे, क्योंकि हम मोमेंटम से डिराइव कर रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर इस फॉर्मूले से आप डिराइव करते तो न्यूटन सेकेंड्स लिखते हैं. दो यूनिट मैंने बताया था आपको इम्पल्स का. इम्पल्स हैज़ टू यूनिट्स. वन यूनिट इज न्यूटन सेकेंड एंड द सेकेंड यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया आपका इम्पल्स. देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक मूविंग फुटबॉल को, एक फुटबॉल है जो मूव कर रहा है और इस फुटबॉल का मास गिवन है 100 ग्राम. ये मूविंग फुटबॉल, तो ये फुटबॉल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ. ओके, ये मूविंग फुटबॉल को रोक दिया गया. अ बॉय स्टॉप द मूविंग फुटबॉल. इसको रोक दिया गया. ठीक है, स्टॉप्ड बाय अ बॉय. टाइम गिवन है इन 0.25 सेकेंड्स. आपको निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय दिस बॉय टू स्टॉप. मतलब समझो क्वेश्चन को. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक फुटबॉल है जो मोशन में था और जिसका मास हमें ऑलरेडी गिवन है 100 ग्राम्स का ये फुटबॉल है, और ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ. एक लड़का है जो इस फुटबॉल को रोकता है और इसे रोकने के लिए इसे 0.25 सेकेंड्स लगता है. मतलब टाइम लगता है 0.25 सेकेंड्स इस बॉल को रोकने के लिए. यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय दिस बॉय टू स्टॉप दिस फुटबॉल. आपको निकालना है फोर्स. अच्छा, फोर्स के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है? एम ए. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब ज़रा ध्यान से यहाँ देखो, मास हमें पता है क्या?
यस, मास 100 ग्राम हमें पता है। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो वेलोसिटी गिवन है ये फुटबॉल का इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले फुटबॉल इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, अब फुटबॉल को रोक दिया गया तो फाइनल वेलोसिटी फुटबॉल का हो गया 0, क्योंकि फुटबॉल को रोक दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। कितने टाइम में यहाँ से मिल गया आपको टाइम, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ इंटू एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आ जाएगा 10 इंटू 100 इंटू 10⁻³ आ जाएगा 10, ओके, इंटू v माइनस यू, वेयर इज v इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10 डिवाइडेड बाई 0.25, सो यहाँ से आंसर आ गया 10 इंटू माइनस ऑफ 10 बाई 0.25। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, डेसिमल हटा दो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर वैल्यू चला जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से आ गया 10 माइनस 10, अच्छा इसे रहने दो अभी, चलो बाद में करेंगे, माइनस 10 इंटू 10, ओके, डिवाइडेड बाई, चलो डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा 100, डेसिमल हटाओगे 2 0 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा 25 इंटू 400 और ये आ गया माइनस ऑफ 400 न्यूटन, माइनस ऑफ 400 न्यूटन। कुछ गलत तो नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही है, माइनस 400 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा ये देखो फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स का यहाँ मतलब क्या है, फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स का काम होगा इस ऑब्जेक्ट को रिटार्ड करने का, मतलब इस ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करेगा। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हमें। अगर बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन के यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है इधर, या फिर रिटार्ड कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है, तो इस मोशन के अपोजिट में आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये बॉल रुकेगी, इसीलिए फोर्स आया है नेगेटिव। माइनस 400 न्यूटन का फोर्स इसे लगाना पड़ेगा। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ इसको चेक कर लेना और कमेंट करके बताना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो कॉन्सेप्ट और प्रोसेस यही है, F इज इक्वल टू ma यूज़ करके ही हम बनाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास बोला जा रहा है, हमारे पास एक ट्रेन है 2 वैगन का और इस ट्रेन को एक इंजन खींच रही है। ये बना लेते हैं हम इंजन ऑफ द ट्रेन, इंजन है ट्रेन का, ठीक है। इसके साथ अटैच्ड है 2 और वैगन, वैगन मतलब जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट्स होता है, डब्बा होता है, उसे कहते हैं वैगन। एक वैगन और 2 वैगन, इस ट्रेन के पीछे 2 वैगन इस तरह से अटैच्ड हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास देख लेते हैं ज़रा। हमें बोला जा रहा है इंजन का मास है 3 × 10⁴ kg, 3 × 10⁴ kg, और 2 वैगन का 2 कंपार्टमेंट्स का सेम मास है, दैट इज़ 2 × 10⁴ kg। इसका भी सेम मास 2 × 10⁴ kg, दोनों का मास बराबर। ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन गिवन है। हमें बोला जा रहा है कि आप इस पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करोगे, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करना है हमें। क्या क्या कैलकुलेट करना है देख लो। कैलकुलेट नंबर 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। ये इंजन इन दोनों पे कितना फोर्स एक्सर्ट बाय द इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, बाय द इंजन एंड ऑन द इंजन, ये दोनों अलग अलग केसेस है। अगर यहाँ पे ऑन द इंजन हो जाता तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग हो जाता है ना। बाय द इंजन, ये इंजन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन दोनों पे। जैसे कि एफबीडी में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एफबीडी बनाओ तो फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाय दी बॉडी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे ऑन दी इंजन और बाय दी इंजन का दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस बात को समझना है आपको। सेकेंड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वैगन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अलग हो गया, फोर्स
experienced by each wagon, force experienced by each wagon। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे खुद से, पहले सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए हो गया, शुरू करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दी वैगन। वैगन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? तो वैगन कितना, सॉरी बाय द इंजन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इंजन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो फोर्स निकालने का तरीका ये है कि आप न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करो, F = ma, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा मास देखो, मास क्या क्या है, इंजन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स किस किस का, देखो फोर्स जो है मास के कारण आएगा और एक्सेलरेशन के कारण आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो कॉमन एक्सेलरेशन है, तीनों का जो एक्सेलरेशन इस इंजन का होगा, दैट मीन्स ये इंजन जितना स्पीड चलेगा उतना ही स्पीड ये दोनों वैगन भी चलेगा, है ना। मतलब ये इंजन का एक्सेलरेशन अगर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इन दोनों का भी एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम मास का बात करते हैं तो मास यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे मास कुछ और है और इन दोनों का मास कुछ और है। तो फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें अब यहाँ पे ये सोचना होगा कि ये जो मास है, ये मास जो है, फोर्स तो मास के कारण भी आएगा, तो क्या हम इंजन का मास लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इंजन बोल रहा है, ये इंजन कितना फोर्स खुद एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो ये इंजन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो इसके मास के कारण भी होगा, इसके मास के कारण भी होगा और इसके मास के भी कारण होगा, ठीक है। तो तीनों मास को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो मास है वो हम लिख सकते हैं टोटल मास 3 × 10⁴ प्लस 2 × 10⁴ प्लस 2 × 10⁴। इंजन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो खुद के मास के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसके मास के भी कारण और इसके मास के भी कारण, तीनों मास के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और साथ ही साथ इन सब का एक कॉमन एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे, देखो इन सबको ऐड कर देंगे, 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 3 + 2 + 2 × 0.2। तो यहाँ से 3 4 5 6 7 7 × 10⁴ इंटू, इसे लिख सकते हैं हम 2 × 10⁻⁻1। 0.2 है ना, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। कैसे, देखो 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और यहाँ से 2 × 10 को ऊपर ले आओगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10⁴ 10⁻⁻1 ये आ गया, 7 × 2 = 14 और 10⁴ और -1 दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 10⁻3। तो 14 × 10⁻3 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये इंजन। समझ आई बात? क्वेश्चन सिंपल था। यहाँ पे आपको समझना है फोर्स किस पे लग रहा है और फोर्स कौन लगा रहा है। ये जब बातें आती है तब बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बाय द इंजन, इंजन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो बात बदल जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वैगन, हर एक वैगन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले वैगन नंबर 1, कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये आपको बताना है। कितना फोर्स ये वैगन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब यहाँ ज़रा ये देखो, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके कारण कर रहा होगा फोर्स एक्सपीरियंस? ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा खुद के मास के कारण, ठीक है। खुद के मास के कारण ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये वैगन किसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? खुद के मास के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैगन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए हम इसका मास लेंगे और एक्सेलरेशन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। इस वैगन के लिए कितना फोर्स निकालना है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वैगन, तो हम इसका मास लेंगे और एक्सेलरेशन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस बाय ईच वैगन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच वैगन। थोड़ा स्टेटमेंट में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसे समझने की कोशिश करोगे थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वैगन,
वेगन का मास लो, है ना, और उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड, F इक्वल्स टू ma, वेगन का मास 2 इंटू 10⁴ इंटू एक्सेलरेशन 0.2, सो दिस इज 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच वेगन इज 0.4 वेगन। इसका ही फोर्स निकालोगे तो सेम फोर्स आएगा 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन। ओके ओके, आगे बढ़े। एक बार देख लेना इसे, अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि एक बुलेट है, गोली, एक बुलेट है और इसका कुछ मास है। मास गिवन है 4 ग्राम। ये बुलेट का मास 4 ग्राम्स है ना, दिस इज 4 ग्राम्स, यस 4 ग्राम्स। इसको फायर किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और ये बुलेट वॉल में अंदर चला जाता है। कितने मीटर के लिए? यहाँ पे देखो, इस तरह से वॉल में एक डिप्रेशन बना देता है, होल बना देता है, और ये डिप्रेशन 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये वॉल है, ये क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। ये वॉल इसे कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये आपको निकालना है। याद करो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं और रेजिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है रेजिस्टेंस फोर्स, ये वॉल इस बुलेट को कितना ऑफर करेगा, ये आपको निकालना है। तो इसे निकालने के लिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस। देखो, ये बुलेट जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ना ये एक्सपीरियंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जब कांटेक्ट में जब ये बुलेट इधर कांटेक्ट में, इस तरह से वॉल के कांटेक्ट में आएगा, तभी तो ये वॉल भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और वो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना? जितना बुलेट लगा रहा होगा उसके ऊपर। याद करो, मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में कितना होता है? जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे लगाता है, सेम सरफेस के लिए उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी लगाता है। तो जितना बुलेट इस पे लगाएगा फोर्स, उतना ही फोर्स ये वॉल भी ऑफर करेगा। उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली यूज़ करना है F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमें पता भी नहीं है, हमें एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना। फोर्स निकालने के लिए हमें मास का ज़रूरत पड़ेगा, एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा एक्सेलरेशन क्या है, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। तो हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना डिस्प्लेस हुआ है ये बुलेट, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये बुलेट जब यहाँ आ जाएगा तो क्या ये रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 0। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बुलेट का दीवार के अंदर? जब वो दीवार में टकराया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अंदर तक जाकर? 10 सेंटीमीटर का। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 10 इंटू 10⁻² मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। ये सब डेटाज याद रखना है आपको, कन्वर्जन भी हो जाता है बीच बीच में। अच्छा, और कुछ है? मास ऑफ द बुलेट है, मास ऑफ द बुलेट ग्राम में केजी में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 10⁻³ kgs। अब इस वैल्यू को यूज़ करके क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? ओके, देखो निकाल सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, ये निकालना है हमें। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 10 इंटू 10⁻², और ये आ जाएगा 10⁻⁻1, मतलब 1/10। 1/10 देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻⁻1 मीटर्स आएगा, मतलब 10⁻⁻1 का मतलब 1/10। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल सकता है, ठीक है। तो
तो देख लो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 15 to 50 2500 प्लस a डिवाइडेड बाई 5. So from here we can write a divided by 5 is equal to a divided by 5 is equal to minus of 2500. So a is equal to, उधर गया ये बन जाएगा माइनस ऑफ, सही हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है. सो एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 11 12 00. तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन ये आ जाएगा. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वेदर डेटा सही है या नहीं. यस, डेटा इज़ करेक्ट. तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया a इज़ इक्वल टू माइनस 12500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें निकालना है फोर्स, और फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू एम ए. F इक्वल्स टू एम ए. देखो मास ऑफ द बुलेट इज, हमने निकाला था मास 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड एक्सेलरेशन इज दिस इंटू माइनस 12500. नाउ लेट अस कैलकुलेट. इसे हम लिख सकते हैं माइनस, देखो माइनस बाहर कर लो, 4 इंटू 125 को 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 125 इंटू, इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2. सो दिस इज माइनस ऑफ 4 इंटू 125 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ +2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा. इसे कैलकुलेट कर लेना, ये कितना आता है, 4 इंटू 125 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1. तो ये आपका हो गया फोर्स. ओके, इसको कैलकुलेट करना कितना हो जाएगा ये निकाल लेना. देखो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया ना, रेजिस्टिव फोर्स या रिएक्शन वाला फोर्स हमेशा अपोजिट होगा. ठीक है, ये यहाँ पे आके टकराएगा तो ठीक है, ये सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा. तो आपको वॉल के कारण फोर्स निकालना था, तो वो नेगेटिव तो आएगा ही, क्योंकि ये जो फोर्स ये बुलेट लगाएगा वही अपोजिट फोर्स ये वॉल लगाएगा उस पर, तो नेगेटिव फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये आपका आंसर हो गया. ऐसे कैलकुलेट करके खुद से इसे लिख लेना क्या आंसर होगा. ओके, कॉपी कर लो. फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है to gain a velocity of 12 meter per second, for how long a force of 30 Newton must be applied on a 5 kg mass. मास गिवन है हमें 5 kg. 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है. to gain a velocity of 12 meter per second, इसे एक वेलोसिटी गेन करना है 12 मीटर पर सेकेंड का. हम फॉर हाउ लॉन्ग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फोर्स ऑफ 30 न्यूटन कितनी देर तक लगना चाहिए टू गेन अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. ये निकालना है, मतलब हमें टाइम निकालना है, हमें निकालना है टाइम. टू गेन अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, फॉर हाउ लॉन्ग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ 5 kg मास. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. हमें देखना है कि हम किस तरह से टाइम निकाल सकते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. हो गया, हो गया. आइए समझते हैं क्वेश्चन को. मास हमें गिवन है, मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, फोर्स इज 30 न्यूटन एंड वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. ठीक है, वेलोसिटी का चेंज भी हमें गिवन है. ज़रा ध्यान से देखो, तो हमें बोल रहा है कि वेलोसिटी को इतना बढ़ाने के लिए 12 मीटर पर सेकेंड करने के लिए हमें कितने टाइम तक 30 न्यूटन का फोर्स 5 kg ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा. तो एक तरह से हमें चेंज इन वेलोसिटी गिवन है. कैसे, मान लो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, कुछ भी, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, अब यहाँ से कितना बढ़ाना है वेलोसिटी को, 12 मीटर, मतलब 10 + 12 कितना हो जाएगा, 10 + 12 ये आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना बढ़ा, माइनस करके देख लो, 12 मीटर पर सेकेंड. तो समझ गए, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी. v - u आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड. ये 12 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन वेलोसिटी. v - u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है टाइम. सिंपली हम यूज़ करेंगे f इज इक्वल टू ma, m a के प्लेस पे v - u अपॉन t. देखो फॉर्मूला में पुट करेंगे सारा वैल्यूज़ को. 5 इंटू v - u का वैल्यू है 12 और यहाँ पे टाइम. फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है 30 न्यूटन का. यहाँ से 5 6 ज़ार 30, 6 2 ज़ार 12, मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगेगा, तब जाकर इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ सकता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. देयर इज अ ब्लॉक
of mass 5 kg. A force F is acting on it. The initial velocity of this block is 3 meter per second. Time is equal to 2 seconds और फाइनल वेलोसिटी इज़ 7 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है फोर्स. क्वेश्चन सुनो क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg का. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम एक फोर्स लगाते हैं तो 2 सेकेंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक चेंज कर जाता है, मतलब बढ़ा लेता है अपना वेलोसिटी को. आप ये बताइए कि कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा. ठीक है, कितने टाइम तक के लिए फोर्स लग रहा है. 2 सेकेंड तक के लिए फोर्स लगा है. आपको बताना है कितना फोर्स लग रहा है इसमें. तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता चल गया अब तक, v माइनस यू अपॉन टाइम. अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे. हमें फोर्स निकालना है. 5, v का वैल्यू 7 माइनस 3 और टाइम है 2. देखो सिंपली आ गया आंसर. 7 माइनस 3 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़र 4. मतलब हमें कितना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा. 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इधर. तब जाकर वेलोसिटी 2 सेकंड में 3 से 7 हो जाएगा. ठीक है. इसमें एक सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है कि अगर if the force is applied for 5 seconds, what will be the value of final velocity. अब यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया गया. अब बोल रहा है कि सेम फोर्स, जो ये फोर्स है, अब हम 2 सेकेंड के बजाय 5 सेकेंड तक लगाएंगे ये फोर्स को. ठीक है, पहले 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगा तो फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा था. बट अब हम फोर्स का टाइम बढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं. सेम फोर्स हम 5 सेकेंड तक लगा रहे हैं. तो अब आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी 3 से कहाँ तक पहुँच पाएगा. तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगाएंगे. F इज इक्वल टू एम ए. F का वैल्यू देखो 10 न्यूटन यहाँ से कैलकुलेट कर, यहाँ से वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करना है. और मास तो सेम मास में ही फोर्स लग रहा है, v माइनस यू अपॉन टी. देखो दिस इज 10 इज इक्वल टू 5. v का वैल्यू हमें तो फाइंड करना है. इनिशियल वेलोसिटी है 3 डिवाइडेड बाई टाइम. अब 5 सेकेंड के लग रहा है, 5 से 5 के कट जाएगा. 10 इज इक्वल टू v माइनस 3. सो v का वैल्यू देखो 10 प्लस 3 इज 13 मीटर पर सेकेंड. तो अगर फोर्स 5 सेकेंड तक लगता है तो वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, है ना. 13 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा. और अगर 2 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड तक फोर्स लगता है तो फाइनल वेलोसिटी जो पहले था 7 मीटर पर सेकेंड. क्लियर क्लियर. ओके, कॉपी करेंगे इसे. चलो, तो ये सब तो कुछ प्रॉब्लम्स थे. और इन सारे क्वेश्चंस को अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे और साथ ही साथ नोट बनाते हुए चल रहे हो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर समझ गए हो अच्छे से, तो एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन तुमसे फंसेगा नहीं. कभी कभी तुम अटकोगे नहीं क्वेश्चन में. क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है. क्वेश्चन बनाने से पहले कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट समझने से पहले उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं वो उन फॉर्मूले को समझो कि फॉर्मूले में जो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का मतलब क्या है. ऐसा नहीं कि F इज इक्वल टू में सिर्फ रट कर स्कूल में बैठ गए एग्जामिनेशन में और सारा क्वेश्चन बन जाए. ठीक है, एग्जाम स्कूल लेवल एग्जाम तक तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा F इज इक्वल टू में रट कर जाओगे तो. बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है. ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और इन दोनों क्वेश्चंस को आप पहले खुद से ट्राई करोगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा. ठीक है, चलो लिख लेते हैं कि एक वीटी ग्राफ है. एक वीटी ग्राफ बनाया गया किसी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में दिखाया जा रहा है और टाइम को सेकंड्स में लिया जा रहा है. कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस से मूव कर रहा है. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सरफेस. और इस ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है. इसका मास है 50 ग्राम. इसका मास हमें गिवन है 50 ग्राम. यू हैव टू फाइंड द फोर्स.
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे हम फोर्स? एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही बना लो। पहले इस क्वेश्चन कॉपी करके ट्राई करो, एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, दिस इज टाइम इन, दिस इज वेलोसिटी। This is a velocity time graph of an object of mass, again 50 gram. You have to calculate first one is force, calculate force experienced by this object between 0 to 3 seconds. Second, force on this object between 6 to 10 seconds. Force experienced by this object between 3 to 6 seconds. ट्राई करेंगे खुद से क्वेश्चन को, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो बनाया जाए क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें निकालना है फोर्स। हमें पता है F इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, है ना। मास तो हमें गिवन है, मास गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम को हम kg में चेंज कर देंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? एक्सेलरेशन हमें गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको याद हो चैप्टर 8 मोशन में आपको बताया गया था, इससे पहले वाले चैप्टर में मोशन में, कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। हमें निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का स्लोप, दिख रहा है ना, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है यूट्यूब पे टाइप करेंगे फाउंडेशन क्लासेस मोशन चैप्टर, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो ग्राफ किस तरह समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? स्लोप निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और साथ ही साथ टाइम देखना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, देखो इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, फाइनल वेलोसिटी ये रहा। हम पूरे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे 0 से लेकर 6 सेकंड्स तक। 0 से लेकर 6 सेकंड्स में टाइम क्या है? एक्सेलरेशन होगा v माइनस u अपॉन टी। स्लोप भी निकाल सकते हैं, और अगर स्लोप नहीं निकालना है तो आप सिंपली v माइनस यू बाई टी कर दो। 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ से देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, 0 है इनिशियल वेलोसिटी। 30 फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ तक टाइम है 6 सेकंड्स, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 ज़ार 30, तो ये आ गया 5 5 ज़ार 25 इन 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। इतना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपसे पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम है और इसका फोर्स निकालना है 0 से 3 सेकंड्स के बीच। 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि मास तो हमें गिवन है, सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ेगा तो एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी और हमें पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, देखो यहाँ से गया ऊपर, तो इनिशियल अच्छा सॉरी 1 मिनट यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में। ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया यहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया और ऑब्जेक्ट विथ टाइम नीचे आता है क्या, ठीक है, सॉरी इसका वेलोसिटी घट रहा है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से 0 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 30 हो जाएगा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है 6 सेकंड में। 0 सेकंड में तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड था। अब जैसे जैसे टाइम घट रहा है वेलोसिटी भी घटता जा रहा है और 6 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गया, सॉरी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज
-30, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना -30, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो आंसर आएगा -25 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घट रहा है, 30 से घटते 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 0 हो गया। देखो ये वेलोसिटी 0 है, कितने टाइम में हुआ, 6 सेकेंड में हुआ, तो माइनस होगा। ठीक है ना, सो सॉरी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसके बीच एक्सेलरेशन कितना है, 0 से 3 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन क्या होगा आप बताइए। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है v - u, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज 120 यहाँ पे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम कितना है, 0 से 3 सेकेंड तक टाइम है 3। सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 4s are 12, 0, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास आपके पास है ही, आपको वेलोसिटी मिल गया, सॉरी एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स निकाल सकते हो। सेकेंड, 6 से 10, ये 10 है, ओके, 6 से 10 के बीच में आपको निकालना है कि आप बताइए इसका फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव स्लोप था, पॉजिटिव स्लोप था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, और यहाँ देखो नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप, तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप निकालोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ से 120 से 0 तक, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का तो ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, तो v - u करेंगे। अगर v - u हम करते हैं तो v हो गया हमारा 0 माइनस 120 अपॉन 6 से लेकर 10 सेकेंड, इसके बीच में टाइम कितना है, 6 से 7 1 सेकेंड, 7 से 8 2 सेकेंड, 8 से 9 3 सेकेंड, 9 से 10 4 सेकेंड, मतलब 10 - 6 4 सेकेंड्स, तो ये हो गया 4 सेकेंड्स। नेगेटिव ऑफ 4 3 12, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फोर्स बिटवीन 3 to 6 सेकेंड्स, इसके बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में क्या फोर्स है, इस टाइम इंटरवल के बीच में क्या फोर्स है। देखो स्लोप, देखो स्लोप क्या है, स्लोप तो 0 है, जब स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और एक्सेलरेशन 0 तो F = ma करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, या फिर जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या तो ऑब्जेक्ट फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पे ही 120, इस पॉइंट पे ही 120, इस पॉइंट पे ही 120, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो 120 ही है ना, वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो v - u करोगे तो 120 - 120 ही आएगा, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट केस में फोर्स आ जाएगा 0। और इस केसेस में, इन सारे केसेस में आप फोर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स आएगा, यहाँ पे नेगेटिव फोर्स आएगा। नेगेटिव फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा वेलोसिटी घटाने के लिए। वेलोसिटी बढ़ता हुआ जा रहा है तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी फोर्स लगाएगा वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन से स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma पे, या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पे दे सकता है, इम्पल्स पे क्वेश्चन दे सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, और अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले तो प्रैक्टिस करो, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो, नहीं बन रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ देना, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, चलो, तो ये ख़त्म हो गया हमारा। अब हम करते हैं ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसके लिए आप इस लेक्चर में आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो क्वेश्चन शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ब्लॉक एंड पुली प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, ब्लॉक प्रॉब्लम्स पहले करेंगे, उसके बाद एट द एंड हम लोग पुली प्रॉब्लम्स भी शुरू करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चंस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लो, और मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर किसी को FBD में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे टाइप करेंगे सर्च बार में जा करके फ्री बॉडी डायग्राम फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आकर के क्वेश्चंस करना, क्योंकि यहाँ पे अगर FBD का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास m है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब ज़रा इसको रियलाइज़ करो सब कुछ। ये ब्लॉक m है, और सारे क्वेश्चंस में हम ये मानते हुए चलेंगे कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, सारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है हमें। इस ब्लॉक को फोर्स F से इधर खींचा गया जब,
तो ये एक एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, हमें वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम FBD बनाएंगे इस पूरे क्वेश्चंस को, पूरे सिस्टम का। तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा m/g, ठीक है। और g को हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम इन सारे क्वेश्चन के लिए g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू लेकर के बनाएंगे। सो दिस इज़ f, दिस इज़ वेट ऑफ द बॉडी, और ये सरफेस ऑफर करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, ये, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका FBD बना लेते हैं। मास m, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वेट mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, और इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब हमें फोर्स के साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें पता है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब ज़रा देखो, ये ब्लॉक जो है ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, बट ये ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तभी ये फोर्स से ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गया। मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ये एक्ट कर रहा है, सिर्फ ये फोर्स इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है। तो यहाँ पे हम सेकेंड लॉ लगाएंगे न्यूटन का, F = ma। अब यहाँ पे ये आपको समझना है, ये नेट फोर्स है, F net = ma। नेट फोर्स क्या लग रहा है, F, ठीक है। मास क्या है ऑब्जेक्ट का, m, और एक्सेलरेशन कितना है ऑब्जेक्ट का, a। तो ये हो गया इसका फोर्स इतना लग रहा है। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए आप, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F net डिवाइडेड बाई, ये नेट फोर्स है, F net डिवाइडेड बाई m, ये होगा आंसर आपका, ठीक है। अब यहाँ से समझ लो कि जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए, वहाँ पे आप एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे F डिवाइडेड बाई m, जहाँ पे ये फोर्स है नेट फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, नेट फोर्स ऑन दी बॉडी, ये हो गया नेट फोर्स और डिवाइडेड बाई मास। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो भी है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताता है। फर्स्ट लॉ तो ये बताता है कि जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, और सेकेंड लॉ ये बताता है जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है उस इनर्शियल फ्रेम में, उसका वैल्यू हम निकालेंगे F net डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, हम जो भी फोर्सेस ले रहे हैं उन फोर्सेस को हम दो डायरेक्शन में ब्रेक करके देखेंगे, दो डायमेंशन में, एक एक्स एक्सिस में, ठीक है, और एक वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। तो सारे फोर्सेस को हम एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस को एक्स एक्सिस में ही रहने देना, एक साथ ऐड करना। जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है उन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम देख लेंगे सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा फोर्स हम वाई एक्सिस में देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे इस केस में देखो, इस केस में वाई एक्सिस में दो फोर्स लग रहा था, एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स ऊपर की तरफ। क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट है डायरेक्शन में तो दोनों माइनस होगा, और क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं या फिर हम ये समझ पाते हैं यहाँ से कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, तभी ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में इधर ट्रेवल कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसके पास ये फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तभी ये ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम जितने भी फोर्सेस हमें मिलेंगे सारे फोर्सेस को हम x और y में डिवाइड करके सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे यहाँ देखो, ये एक साथ हम y वाले फोर्सेस को रख करके कैंसिल कर रहे थे और दूसरे में हम एक्स वाले फोर्स को अलग रख कर करेंगे। तो एक्स वाला फोर्स अलग रहेगा, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स अलग रहेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बस एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट नीचे की तरफ, ठीक है, 10g। ये सरफेस ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। आइए इसका FBD बनाते हैं। यहाँ पे ये है ब्लॉक M जिसका मास है 10 kg,
इस पे जो भी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वो रिप्रेजेंट करना है हमें। सबसे पहले तो इसका वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज 10G, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। देखो वाई डायरेक्शन में सिर्फ इतना ही फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। अब और कौन कौन सा फोर्स है, देखो ये फोर्स 20 न्यूटन उस तरफ लग रहा है, तो 20 न्यूटन को हम इस तरफ लगाएंगे, दिस इज 20 न्यूटन, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन। अब देखो क्योंकि 10 न्यूटन 20 न्यूटन से कम है, तो इसका जो एरो होगा इससे छोटा होगा, ये 10 न्यूटन। इस तरह से हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर ज़्यादा अच्छे से समझते हो तो इसी तरह से बनाया करो, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला फोर्स हमें दिख रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, तभी ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। बट इन दोनों फोर्सेस में देखो ये फोर्स ज़्यादा है और ये कम है ना, ये फोर्स ज़्यादा और ये कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये एरो छोटा होगा और ये एरो थोड़ा बड़ा होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फोर्स जब ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट करेगा विथ एन एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन में हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, तो ये जो है इसके बराबर होगा, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो नेट फोर्स, अब एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स देखो कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से मैंने बताया कि आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज़ करो, ए इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम मास। नेट फोर्स है क्या, देखो यहाँ पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को नेगेटिव ले लो। तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है तो हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे कन्वेंशन से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस ये हो जाएगा 10 न्यूटन, यही तो नेट फोर्स है, डिवाइडेड बाई मास कितना है, मास है 10 kg, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, रब करें। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद से ट्राई करोगे, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर के 2 क्वेश्चंस को मैं रब कर रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो यहाँ पे हम दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। ये ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 2G, इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 8G, ओके। फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेट दिस नॉर्मल रिएक्शन भी कैपिटल N, और ये सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस जो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा इस ब्लॉक के ऊपर जितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उससे। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी है, ठीक है, अगर ब्लॉक ज़्यादा भारी है तो ये सरफेस उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, ब्लॉक हल्का है तो सरफेस कम फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक के ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक फोर्स तो ये हो गया, एक इसका वेट हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इस ब्लॉक के ऊपर ये भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा, इसे हम कह देते हैं N डबल डैश, और पलट करके ये ब्लॉक भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो इसे कह देते हैं हम N डबल डैश। जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, सेम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर हम इस पूरे ब्लॉक को, इस ब्लॉक को अगर हम पुश करते हैं तो ये ब्लॉक मूव करेगा, तो ये ब्लॉक पुश करेगा इस ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक भी आगे मूव करेगा। मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a होगा। इन दोनों के पास कॉमन एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये दोनों सटा हुआ है,
कांटेक्ट में है ये दोनों, इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा। इसीलिए आपको या तो बोल दे कि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, या बोल दे 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। तो इन दोनों केसेस में हम एक कॉमन एक्सेलरेशन एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा सेम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा। आइए क्लियरली अब वीडियो हम बना लेते हैं दोनों ब्लॉक के लिए यहाँ ऊपर में। सबसे पहले हम 2 kg के ऊपर देख लेते हैं कितना फोर्सेस लग रहा है। 2 kg के ऊपर सबसे पहले इसका वेट दिखाओ 2g, 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स इधर भी लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश, और कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 1 2 3 4 नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब 8 kg पे आ जाते हैं। 8 kg ब्लॉक पे एक फोर्स वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ, सॉरी n डैश ऊपर की तरफ, और क्या है, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश जो 2 kg लगा रहा है, और कोई नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट, एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो 8 kg में भी लग रहा है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखो ये क्या है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स सिर्फ हम इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो 20 न्यूटन है, बहुत लोग इसे यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, ये गलत है, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। जो फोर्स 20 न्यूटन जो फोर्स है वो 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है, और ये 2 kg ब्लॉक फिर इसे पुश कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसके कांटेक्ट में ना, ये फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स 2 kg, जो फोर्स 8 kg इसके ऊपर लगा रहा है, वही पलट कर 2 kg भी इसके ऊपर लगा रहा है, मतलब 2 kg फोर्स लगाएगा 8 kg पे, नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश। इसमें कोई भी 20 न्यूटन का फोर्स लग नहीं रहा है, इस ब्लॉक पे कोई 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो 2 kg पे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट FBD ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें पता है, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने का दो तरीका है यहाँ पे, या तो पूरे सिस्टम को लेकर के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, या फिर अलग अलग इंडिविजुअली सिस्टम को लेकर के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी ट्रिक हम सीख नहीं रहे हैं, शॉर्टकट हम सीख नहीं रहे हैं, तो पूरा डिटेल में इसको डेप्थ में जाकर समझ रहे हैं, ठीक है। जब 11th में तुम जाओगे तो तुम्हारे टीचर्स या फिर मैं ही तुम्हें पढ़ा दूंगा कि इस तरह से आप इसे एक सिस्टम लेकर के तुरंत आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेलरेशन के कोई अलग, एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि हम डेप्थ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, इसीलिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि तुम एक्सेलरेशन तो पूरा सिस्टम को कंसीडर करके निकाल सकते हो, बट अगर तुमसे पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश निकालो, तो तुम पूरा सिस्टम को कंसीडर करके n डबल डैश नहीं निकाल पाओगे, नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे। तो आओ देख लेते हैं। अब देखो, क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, तो हम मान लेते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल फोर्स है, बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा। तो जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो F नेट कितना हो जाएगा, यहाँ से F नेट हो जाएगा n डबल डैश, यही तो है, डिवाइडेड बाई m का वैल्यू है 8, तो एक्सेलरेशन ये हो गया इस केस में। अभी हमें वैल्यू चाहिए एक्सेलरेशन को, हम देख लेते हैं। n डबल डैश का वैल्यू अगर हमें मिल जाएगा तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी देखो बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर नीचे का फोर्स कैंसिल, दोनों बराबर फोर्सेस है। अब x डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों फोर्सेस के कारण ही एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा F नेट डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। F नेट क्या होगा, ये ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन उधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये हो गया 20 न्यूटन माइनस n डबल डैश डिवाइडेड बाई 2 kg, दिस इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। अब यहाँ से हम n डैश का वैल्यू निकाल कर वहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर a का वैल्यू वहाँ से, अच्छा इसको इस तरह से कर लेते हैं, दिस इज 2a इज इक्वल टू 20 माइनस n डबल डैश, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से 8a इज इक्वल टू n डबल डैश, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो n डबल डैश का वैल्यू यहाँ पुट करो, इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, सो दिस इज 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 8a, सो फ्रॉम हेयर इधर आएगा तो ये बन जाएगा 10a इज इक्वल टू 20, 0 से 0 कट गया, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है।
ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू एक्सेलरेशन का। अच्छा, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, अब ट्रिक समझो इसका, शॉर्टकट देखो। इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, ठीक है। मैंने बताया अभी हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A इज़ इक्वल टू द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, नेट फोर्स अगर पूरा सिस्टम देखा जाए तो नेट फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है कि नहीं, नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। पूरा सिस्टम को एक ब्लॉक मान लेंगे तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा ना, नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे इसका वेट 8 + 2 10 kg के ऊपर, किस तरह समझा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक अगर तुम मान लो तो दोनों मास ऐड करो, 8 + 2 दैट इज़ 10 kg, दोनों अलग अलग के बजाय हम एक ही ले लेते हैं। इसका वेट नीचे की तरफ 10g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n-, बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। सिर्फ एक फोर्स दिखा यहाँ पे आपको 20 न्यूटन का, तो मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे कि एफ नेट सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है, डिवाइडेड बाई मास है 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये हो गया लेंदी प्रोसेस, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज़ को देख करके हर एक फिगर का FBD बना करके, और ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर नेट फोर्स देख लेंगे कितना लग रहा है और मास देख लेंगे कितना लग रहा है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बट अगर तुमसे ये पूछे कि इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तब तुम इस प्रोसेस से, इस शॉर्टकट से नहीं जा सकते हो, तब तुम्हें निकालना पड़ेगा ये पूरा अलग अलग। अब यहाँ n" पूछा है आपसे, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, n" का वैल्यू आ जाएगा, या फिर तुमसे n' पूछा है, कुछ भी पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों ब्लॉक्स है विथ तीनों ब्लॉक्स है इक्वल मास m का। एक ब्लॉक है P, Q और तीसरा है R। फोर्स F इन तीनों ब्लॉक्स के ऊपर लग रहा है और ये ब्लॉक्स मूव करता है विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन A। आपको बताना है कि ये कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन P पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, आपको बताना है व्हाट फोर्स डज P अप्लाई ऑन Q, लास्ट आपको बताना है व्हाट फोर्स डज Q अप्लाई ऑन R, ठीक है। तो इन पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इंडिविजुअल फिगर का FBD बनाएंगे पहले, ठीक है। चलो, इसके ऊपर इसका वेट सबसे पहले mg, इसके ऊपर भी इसका वेट mg, नीचे की तरफ वेट नीचे की तरफ mg, तीनों ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ वेट लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर ये सरफेस ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, इसके ऊपर भी ये सरफेस ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, इसके ऊपर ये पोस्ट सरफेस भी ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। अब यहाँ पे कैपिटल N तीनों में बराबर होगा क्योंकि तीनों इक्वल मास का है, तो सरफेस सेम रिएक्शन, सिर्फ सरफेस रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स तीनों को ऑफर करेगा, ठीक है। आ जाते हैं आगे, इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, इसके ऊपर ये ब्लॉक लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसे मान लेते हैं n', ठीक है। पलट कर ये भी इस पर लगाएगा n', है ना। इसके ऊपर और कोई फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स तो ये लगा रहा है, एक फोर्स ये लगाएगा n', ठीक है। और कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है क्या, नहीं। इसके ऊपर देखो एक नीचे एक ऊपर, और ये ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर n, सेम जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा। तो ये हो गया FBD कंप्लीट। अलग अलग फिगर का बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इस फिगर का बनाते हैं, फर्स्ट फिगर का, P के लिए मास m है, नीचे की तरफ mg, इस साइड इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, इस साइड लग रहा है n', और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इसके ऊपर, नहीं। नेक्स्ट Q के ऊपर नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N, इस साइड पे n', और इस साइड पे n'। Q के बाद R पे क्या क्या फोर्स है, नीचे की तरफ इसका वेट mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, ठीक है। इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो Q लगा रहा है इसके ऊपर n', और इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये हो गया FBD इन तीनों डायग्राम्स के लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद नेट फोर्स ऑन P निकालना है, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए अलग अलग हम देख लेते हैं सबको। चलो यहाँ पे ज़रा ये देखो, ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स तो बराबर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें बता दिया गया कि तीनों ब्लॉक
कॉमन एक्सेलरेशन ए से इधर मूव कर रहा है, तीनों में एक्सेलरेशन ये है, तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पे दैट ए इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, ये निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू एफ नेट है आर डबल डैश, यहाँ पे आर डबल डैश एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई द मास। यहाँ से ये इक्वेशन आया, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे सॉल्व करते हैं, इस एफबीडी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये और ये बराबर है, ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दोनों फोर्स सेम है, कैंसिल कर देगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में हम फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट देखो एन डैश माइनस एन डबल डैश, एन डैश माइनस एन डबल डैश डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया, ठीक है, ओके। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा ऑब्जेक्ट का, तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है। ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल ही कर दो इसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ऊपर नीचे वाई एक्सिस में, ऊपर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, एफ नेट एफ ज़्यादा होगा माइनस एन डैश डिवाइडेड बाई एम, यहाँ से ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब तीनों केसेस में एक्सेलरेशन बराबर होगा क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन है, तो हमें कहीं ना कहीं से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना होगा इन शॉर्ट। तो अगर एन डबल डैश का वैल्यू हम निकाल देते हैं तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या फिर सिंपली अगर हम ओके चलो इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू एन डैश, एन डबल डैश, सॉरी एन डबल डैश, एन डबल डैश का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन डबल डैश, ठीक है। इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सो ए एम इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन डबल डैश, सो ए एम इज इक्वल टू एन डैश, एन डबल डैश का वैल्यू ये रहा, माइनस डबल डैश ए एम, दैट मीन्स ये इधर आएगा तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू एन डैश, ठीक है। अब एन डैश का वैल्यू वहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, ओके यस, एन डैश का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू एफ माइनस एन डैश। नाउ ए एम इज इक्वल टू एफ माइनस एन डैश, एन डैश का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करो, सो ए एम इज इक्वल टू एफ माइनस 2am, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3am इज इक्वल टू एफ। फाइनली एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 3m, एक्सेलरेशन हमें मिल गया f डिवाइडेड बाई 3m। देखो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स द नेट फोर्स, सॉरी फाइंड एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन हमें मिल गया, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, कॉमन एक्सेलरेशन हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन पी, पी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यही तो है नेट फोर्स, एफ नेट, इसे ही कहते हैं एफ नेट। तो नेट फोर्स हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, सो एफ नेट इज इक्वल टू ए एम, एफ नेट इज इक्वल टू ए एम। एफ नेट कितना है यहाँ पे, एफ नेट है एफ माइनस एन डैश, एफ माइनस, यही तो है एफ नेट, इसे ही कर देंगे एफ नेट। नेट फोर्स कितना लग रहा है ए एम, ए का वैल्यू है एफ डिवाइडेड बाई 3m इंटू एम, एम से एम कैंसिल, तो नेट फोर्स पी के ऊपर लग रहा है एफ डिवाइडेड बाई 3। नेट फोर्स ऑन पी मिल चुका है हमें, ठीक है। इसी तरह हमें थर्ड क्वेश्चन में व्हाट फोर्स डज पी अप्लाई ऑन क्यू, पी क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, देखो पी क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है,
पी क्यू पे एन डैश का फोर्स लगा रहा है, एन डैश का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे एन डैश का वैल्यू देखो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारा। सो एन डैश इज इक्वल टू 2am, ए का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 2 इंटू एफ बाई 3m इंटू एम, m से m कट गया, आ गया 2f बाई 3। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। देखो P कितना फोर्स Q पे लगा रहा है, तो P Q पे एन डैश का ही फोर्स लगा रहा है ना, एन डैश का फोर्स, और एन डैश का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, थर्ड का आंसर निकल आया। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट फोर्स डज Q अप्लाई ऑन R, Q कितना फोर्स R पे लगा रहा है, तो Q एन डबल डैश फोर्स लगा रहा है R पे। एन डबल डैश का इक्वेशन यहाँ पे है, देखो एन डबल डैश यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आया है f बाई 3m, f बाई 3m इंटू m इज इक्वल टू एन डबल डैश, यहाँ से m कैंसिल, तो एन डैश का वैल्यू आएगा f बाई 3, एन डैश का वैल्यू आ जाएगा f डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फोर्थ। अच्छे से कॉपी में नोट कर लो सभी को। देखो अगर हमें सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना होता तो हम इस पूरे सिस्टम को, पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मानकर बनाते तो भी हमारा एक्सेलरेशन निकल आता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी निकालना है, यहाँ पे नेट फोर्स ऑन क्यू निकालना है, व्हाट फोर्स डज पी अप्लाई ऑन क्यू, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो हमें इंडिविजुअल ब्लॉक का, इंडिविजुअल फिगर का एफबीडी बनाना पड़ेगा और सारे इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉपी करो जल्दी। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने लिया है मैकग्रॉ हिल से, टीएमएच से। तो अगर आप टीएमएच बनाते होगे तो बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स की 9th लेवल के लिए। अगर आप उससे क्वेश्चंस बनाते होगे तो ये सब क्वेश्चंस आपसे बनता होगा। अगर किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज फंसोगे, ऐसे नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाओ। फाइनली हम आ चुके हैं पुली प्रॉब्लम्स पे। ब्लॉक प्रॉब्लम्स उतना ही था, उसमें आपका जितना भी कॉन्सेप्ट बना है उसको, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अच्छे से समझ लो। और भी क्वेश्चंस आपको अगर लगता है आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ जा करके उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो और सारा क्वेश्चन देखो आपसे बनने लगेगा। आप आइए पुली प्रॉब्लम्स में देख लेते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो ये पुली और हमारा पुली जो भी है, मैंने आपको बताया था हम जो भी पुली या स्ट्रिंग लेते हैं ये मासलेस पुली होता है, मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। तो ये हमारा अजम्पशन रहेगा। और अगर आप फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली नहीं लेते हो तो कॉन्सेप्ट चेंज होता है, थोड़ा अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा बदल जाता है। तो हम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने लेवल पे 9th लेवल पे ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो भी पुली हमें गिवन है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और जो स्ट्रिंग हमें गिवन है वो मासलेस है। चलिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1, यू हैव टू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन a एंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग। आइए देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले दोनों ब्लॉक में देखो, अगर ये ब्लॉक m2 भारी है इससे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, और जिस स्पीड के साथ ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा उसी स्पीड के साथ ये m1 ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये कि जिस एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक m2 नीचे की तरफ जा रहा है उसी एक्सेलरेशन के साथ m1 ऊपर की तरफ आएगा। मतलब दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन वाला टेंशन खत्म हो गया हमारा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग होगा या सेम होगा। अब आइए देखते हैं टेंशन T। तो मैंने आपको बताया था एफबीडी में अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होता है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक m1 और m2 के लिए एफबीडी बना लेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले वेट दिखाएंगे m2g नीचे की तरफ, इसके ऊपर भी वेट m1g नीचे की तरफ, ठीक है। इसके ऊपर टेंशन T ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन T सेम रहेगा, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। तो ये हो गया इसका फोर्सेस जो m1 और m2 पे लग रहा है। अब इसके ऊपर हम एफबीडी बना लेते हैं। ये हो गया मास m1 और ये हो गया हमारा मास m2। सबसे पहले ये देखो मास m1 पे नीचे की तरफ वेट m1g और m2 पे नीचे की तरफ वेट m2g, इसके तरफ ऊपर की तरफ टेंशन T, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन T। अब दोनों में ज़रा एक्सेलरेशन देखो किधर किधर हो रहा है। इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, है ना। चलिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई m, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस वाला फोर्स सेम नहीं है जैसे ब्लॉक प्रॉब्लम्स में हो रहा था। अब यहाँ पे एक फोर्स ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो T ज़्यादा होगा,
तो t माइनस m1g डिवाइडेड बाई m, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। दूसरा यहाँ पे देखो, जो एक्सेलरेशन इसका सेम एक्सेलरेशन इसका होगा, अलग एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू yes, a is equal to f net divided by m. So f net will be नीचे की तरफ m2g minus t, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस वन इज मास इज m1, दिस इज मास इज m2, m1 दिस इज m2 एक्सेलरेशन। अब दोनों एक्सेलरेशन बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक्सेलरेशन बराबर होगा क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन है। हमें और फाइंड करना है टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। टेंशन टी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं क्या, ये दोनों एक्सेलरेशन बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं t माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल टू m2g माइनस t डिवाइडेड बाई m2, ये कर सकते हैं हम। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस t m1, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ से t वाला टर्म इधर ले आओ, m2t प्लस m1t इज इक्वल टू, ये है m1 m2g और ये इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस m1 m2g। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन बच जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे m1, यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 m1 m2g, कॉमन कुछ नहीं आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, m1 m2g ऐड हो गया। टेंशन t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, देखो निकल आया, टेंशन निकल आया। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सारे पुली के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, एक बार कॉपी कर लो, पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। हो गया, रब करें, रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़। ये 8 kg, ये 12 kg, ये ब्लॉक नीचे जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन क्योंकि ये भारी है, नीचे जाएगा और ये इधर एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ब्लॉक के ऊपर वेट लग रहा है 12g नीचे की तरफ, इसके ऊपर 8g नीचे की तरफ, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ n, ठीक है, टेंशन t, स्ट्रिंग सेम हमारे पूरे सिलेबस में मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है, ऊपर में टेंशन t। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका हम अलग अलग FBD बनाते हैं। यहाँ से देखो 8 kg का पहले बना लेंगे, 8 kg के ऊपर नीचे की तरफ 8g, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये गिवन है और इधर लग रहा है टेंशन t। और कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं। 12 kg पे देखते हैं, ये 12 kg, इसके ऊपर वेट नीचे की तरफ 12g और ऊपर की तरफ टेंशन t और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट सेम है सारे क्वेश्चन में, आपको अप्रोच सिर्फ देखना है, आपका अप्रोच क्या है। अगर आप समझ चुके हो तो आपको ये भी आसान लगेगा। चलो फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ये सिंपल डायग्राम दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन, अब इसमें भी जो एक्सेलरेशन इसका होगा सेम एक्सेलरेशन इसके पास भी होगा, तो इसीलिए दोनों कॉमन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज एफ नेट अपॉन मास m। सो एफ नेट क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो नीचे फोर्स ज़्यादा है ऊपर कम है, तो नीचे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव। सो 12g पॉजिटिव हो जाएगा माइनस t डिवाइडेड बाई m इज 12, ठीक है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू, g का वैल्यू हम 10 ले लेंगे, माइनस t अपॉन 12। सो दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 120 माइनस t डिवाइडेड बाई 12। ये एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया। यहाँ पे आओ, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पे एफ नेट a इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन m। एफ नेट क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में t डिवाइडेड बाई मास इज 8, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से हमें मिला
t/8, हम यहाँ से t का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो t का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 8a, ये आया टेंशन का वैल्यू, यहाँ पुट करो। सो a इज़ इक्वल टू 120 माइनस 8a डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज़ 12a प्लस 8a इज़ इक्वल टू 120, सो दिस इज़ इक्वल टू 20a इज़ इक्वल टू 120, ये कट गया, 2 6 12, तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछता है कि टेंशन बताइए, टेंशन कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देते, टेंशन निकल आता है स्ट्रिंग में। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिन्हें समझना था, वो सब हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद शुरू करेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपको निकालना है फाइंड द टेंशन बिटवीन बी एंड सी, इन दोनों के बीच क्या टेंशन है वो आपको निकालना है। यहाँ पे अजम्पशन रहेगा हमारा पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और हमारा स्ट्रिंग मासलेस है। हो गया? बना लिए? पॉज करो, ट्राई करो, सॉल्यूशन बाद में देखना। चलो फ्री बॉडी डायग्राम सभी फिगर का बनाते हैं। सबसे पहले वेट 2g, टेंशन T, वेट 2g, टेंशन T, स्ट्रिंग चेंज, तो टेंशन चेंज हो जाएगा, T1 मान लेते हैं। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, नीचे की तरफ लगेगा टेंशन T1। तो ये रहा FBD, अलग अलग कर लेते हैं सबको। ये है 2 kg, नीचे की तरफ 2g, ऊपर की तरफ टेंशन T, अगेन 2 kg, ये है फिगर A, ये है B, नीचे की तरफ लग रहा है इसके ऊपर टेंशन T1, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T। अब ये C, नीचे की तरफ 2g, ऊपर की तरफ टेंशन T1, ये भी है 2 kg। चलो आपको बताना है व्हाट इज़ द टेंशन बिटवीन B एंड C, मतलब T1 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक और फोर्स लग रहा है 2 kg पे, नीचे की तरफ इसका वेट 2g, इसके ऊपर 2g, नीचे की तरफ इसका वेट। चलिए बनाइएगा, सॉल्व करेंगे, T1 का वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, T1 का वैल्यू यहाँ से ही दिख रहा है। T1 का वैल्यू क्या होगा, टेंशन बिटवीन B एंड C। देखो हमें निकालना है T1, यहाँ से देखो पता चल रहा है। अच्छा ये बात देखो, यहाँ से अगर ये 2 kg और ये 2 kg, तो ये हो गया हैवी और ये हो गया लाइट, तो मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब ये पूरा ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पूरे ब्लॉक पे नीचे की तरफ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ये। तो इसमें हमें फाइंड करना है T1। तो इक्वेशन बनेगा क्या इक्वेशन बनेगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई मास m। सो एफ नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव 2g माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2, मास इज 2, this is the acceleration, so acceleration is equal to 2 into 10 minus T1 divided by 2, so acceleration is equal to 20 minus T1 divided by 2। तो यहाँ से T1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल जाए कहीं से तो हम T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए आगे सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, A इज़ इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई m। एफ नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो इन दोनों फोर्सेस को ऐड करो और इसे माइनस करो, 2g प्लस T1 माइनस T डिवाइडेड बाई m। वैल्यू पुट करेंगे, A इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस T1 माइनस T डिवाइडेड बाई m। m मतलब यहाँ पे है 2। सो नाउ A इज़ इक्वल टू 20 प्लस T1 माइनस T डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन ये। नेक्स्ट T1 माइनस T और यहाँ पे है T। आइए यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे
एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट टी माइनस 2g बाई 2. दैट मीन्स a इज इक्वल टू टी माइनस 2 इंटू जी इज़ 20 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इज़ 2a इज इक्वल टू टी माइनस 20. सो 2a प्लस 20 इज इक्वल टू t. ये रहा t का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं. a इज इक्वल टू 20 प्लस t1 माइनस 2a प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40 प्लस t1 माइनस 2a. ये इधर आएगा, बन जाएगा 4a इक्वल्स टू 40 प्लस t1. ओके, अब यहाँ से t1 का वैल्यू उठाते हैं. 4a माइनस 40 इज इक्वल टू t1. ये हो गया t1 का वैल्यू. t1 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 20 माइनस t1 का वैल्यू क्या है 4a माइनस 40. दिस 2a इज इक्वल टू 20 माइनस t1. सो 2a इज इक्वल टू 20 माइनस t1 का वैल्यू 4a माइनस 40. 4a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40. सो यहाँ से 2a प्लस 4a इज इक्वल 20 प्लस 40 इज 60. सो यहाँ से 6a इक्वल्स टू 60. 6 टेन्स आर 60. एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो हम t1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. t1 का वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. देखो हमें t1 ही चाहिए था, b और c के बीच का फोर्स टेंशन, तो टेंशन है t1, हमें चाहिए t1 का वैल्यू. यहाँ पे a का वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 इज इक्वल टू 20 माइनस t1 का वैल्यू नहीं पता डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आ गया 20 इज इक्वल टू 20 माइनस t1. तो यहाँ से वैल्यू आ गया 0. t1 का वैल्यू 0 होगा? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? t20 माइनस प्लस t1 माइनस t माइनस, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ. देखो t का वैल्यू 2a प्लस 20 है. 2a प्लस 20 बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा. तो यहाँ से 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा. ओके, देखो ज़रा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आएगा t1 माइनस 2a बाई 2. दैट मीन्स 2a प्लस 2a इज इक्वल टू t1. मतलब t1 का वैल्यू आ गया 4a. 4a इज इक्वल टू t1. अब t1 का वैल्यू 4a यहाँ पुट करना होगा. t1 का वैल्यू 4a पुट करना है यहाँ पे. सो दिस इज 2a इज इक्वल टू 20 माइनस t1 का वैल्यू 4a. दिस इज़ 4a. तो यहाँ से आ गया 6a इज इक्वल टू 20 और a का वैल्यू 20 बाई 6. 2 3 आर 6, 2 10 आर 20. तो एक्सेलरेशन आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था t1 का वैल्यू. अब हम t1 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. एक्सेलरेशन में t1 का, सॉरी इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, t1 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ज़रा, यहाँ से इक्वेशन हमारा बनेगा 2a इज इक्वल टू 20 माइनस t1. दैट इज़ t1 इज इक्वल टू 20 माइनस 2a. सो 20 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 डिवाइडेड बाई 3. सो 20 माइनस 20 बाई 3, 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन. एंड दिस इज़ योर आंसर. टेंशन T1 इज़ 40 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन. उसको फ्रैक्शन में है, वैल्यू को डेसिमल में चेंज कर लेना. लगभग 13 न्यूटन का वैल्यू आएगा आपका T1 का वैल्यू. तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे. बहुत लंबा लेक्चर हो गया है और ज़रूरी भी था, क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था. सिर्फ लॉ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.